हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने क्लास 12 बोर्ड्स की जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज आप जानते ही हैं कि अब जो सीबीएसई का पेपर सेट होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है। आप रट के सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, आपको समझना होगा क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आएगा। और यही नहीं, जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है, जो आप नीट का एग्जाम दे रहे होंगे या जेई का एग्जाम दे रहे होंगे या सीयूईटी दे रहे होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, वहां भी आप देखेंगे कि जो पेपर है वो एप्लीकेशन बेस्ड ही आ रहा है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसी कड़ी में कि मैं आपकी मदद कर सकूं, हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो की सीरीज चला रहे हैं जहां पर आपके लिए सब कुछ हम कवर कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग इन डिटेल, जिससे आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकें, किसी भी तरह का टर्न एंड ट्विस्ट आपको क्वेश्चन में मिले तो संभाल सकें। तो हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 4 पर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर। और इसके मैंने 5 पार्ट किए थे डिटेल तरीके से पढ़ाने के लिए। आज हम लोग चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे कि मूविंग कॉइल में, करंट कैरिंग कॉइल में जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, ये बात हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फुल चैप्टर शेड्यूल में ये 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 4 करेंगे, जो कि है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये 4th पार्ट करेंगे। इसके पहले के पार्ट और पहले के चैप्टर्स अगर आप देखना चाहते हैं, जो कि देखना चाहिए, सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो समझ में आसानी से आएगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रहा हूं, क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहां पर कई बच्चे कहते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं सर, अगर वो पीडीएफ मिल जाए उसकी विद एनोटेशंस, लिखावट के साथ, तो वो भी आपको मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर पीडीएफ आपको अपलोड होती हुई मिलेंगी। कुछ बच्चे मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो अरविंद एकेडमी ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यहां पर शाम को क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। तो आपको कोई डाउट है कि ये चीज कैसे हुई सर, वो चीज कैसे हुई, ये आप पूछ सकते हैं। हम लोग लाइव क्लासेस जब लेते हैं, जो कि द्रोणा बैच के तहत चल रहा है, ये देखिए द्रोणा बैच फिजिक्स का और द्रोणा बैच मैथमेटिक्स का, इसमें फिजिक्स में हम लोग सारे डेरिवेशंस कराएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स कराते हैं। आप डाउट जो पूछते हैं वो तो क्लियर करते ही हैं, और साथ में 2 क्लास डेडिकेटली अलग से इसमें रखी हुई है, एक एनसीईआरटी कॉर्नर और एक पीवाईक्यूज कॉर्नर, यानी एनसीईआरटी के सवाल भी एक क्लास उसी के लिए और एक क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, जिससे बच्चा या आप कहीं भी कोई कमी महसूस ना करें। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड, और फीस भी बड़ी नॉमिनल है, केवल 999 फॉर होल ईयर, पूरे साल की फीस 999 है, 80 से 85 रुपए महीने पड़ती है। तो जो भी बच्चा लेना चाहते हैं या इनरोल होना चाहते हैं द्रोणा बैच में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं और फैंटास्टिक टॉप क्वालिटी कंटेंट के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं बेटा, और शुरू हो जाता है अपना टॉपिक, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहां पर आपको आसान रखने के लिए एक रेक्टेंगुलर लूप लिया गया है। पहले मैं यहां बात समझाता हूं, फिर आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहां डायग्राम बनाता हूं, ये बना हुआ डायग्राम है, तो इसे मैं बल्कि एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं, वहां आपको समझाता हूं, फिर ये सब ड्राइव करके दिखाऊंगा, तो आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं, एक स्लाइड मैंने ऐड की, यहां पर मैं करंट कैरिंग लूप बनाऊंगा रेक्टेंगुलर शेप का। तो ये देखिए, एक मैं ऐसे रफ सा स्केच कर रहा हूं, और मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, तो इधर मैं नॉर्थ पोल लगा देता हूं, और यहां बेटा मैं ऐसे साउथ पोल लगा देता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो इसका नाम दे दीजिए, जैसे पी क्यू आर एस, जिससे हम इसको बुला सकें, पुकार सकें। इसकी मान लीजिए लंबाई चौड़ाई ले लेते हैं, तो ए इसकी लेंथ या ब्रेथ मान लीजिए, और इसकी ब्रेथ मान लेते हैं हम लोग यहां पर बी। और ये लूप में करंट फ्लो होगी, तभी इसके अंदर कुछ फोर्स या टॉर्क डेवलप होगा। तो ये करंट का डायरेक्शन ले लेते हैं, देखिए इस तरीके से, ये इसमें करंट
फ्लो हो रही है। इसका एक एक्सेस लेते हैं जहां ये घूम पाएगा, तो इसके सेंटर से इसका एक्सेस है जहां से ये रोटेशन करने की स्थिति में आ सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि ये पूरी घटना में हो क्या रहा है, और हम यहां पे इस पे टॉर्क लगता है, तो वो टॉर्क कैसे हमें दिखाई पड़ रहा है ये बात देखते हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, नॉर्थ से साउथ जो ये बनाया है। तो यहां अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, बी का वैल्यू ऐसे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। और इस पे इसका जो एरिया वेक्टर है, एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में आता है, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मैं ऐसे खींच देता हूं, दिस इज एन, एरिया वेक्टर समझ लीजिए, और इसके बीच का एंगल ले लेता हूं, देखिए थीटा, कुछ एंगल बन रहा होगा यहां पर, बढ़िया। और भी चर्चा हम लोग करेंगे। अब यहां की बात अगर हम लोग करें, इसको दिखाते हैं आपको, क्योंकि इस पर और इस पर जो फोर्सेस लगते हैं वो इक्वल अपोजिट एंड कोलिनियर होते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैसे देखिए हो रहा है, मैं ये भी समझाता हूं जिसे एकदम बढ़िया समझ में आ जाए। अब आप देखिए बी का डायरेक्शन तो इधर था, और करंट किधर फ्लो हो रही है, देखिए करंट इधर फ्लो हो रही है। ये हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया, तो आप देख पा रहे हैं इधर फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ भाग रहा है। ये है करंट की डायरेक्शन, ऐसे कह लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये और ये फोर्स, ठीक। तो यहां पर जो फोर्स लगता है, कलर को बदलूं तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर जो फोर्स है कुछ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे समझ लेते हैं, दिस इज फोर्स, है ना, यही तो हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, तो इसके ऊपर की तरफ फोर्स। यहां इस वाली आर्म पे देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, और आप देखेंगे करंट इधर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट इधर जा रही है, तो इस पे फोर्स लग जाएगा नीचे की तरफ। नीचे का मतलब है सिमिलरली दिस पॉइंट। आप फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो आपका इस तरीके से कहानी बन जाएगी, यहां रखते हुए जैसे ही आप इसको बनावेंगे। तो यहां पर आपने देखा फोर्स इधर आ रहा है, यहां पर फोर्स इधर, और यहां सभी पूरे आर्म पर ऐसे ही बहुत सारे फोर्स लगेंगे। तो ये फोर्स जो होते हैं आपस में कोलिनियर होते हैं, मतलब जो यहां लग रहा है फोर्स वही यहां लग रहा है, जो यहां लग रहा है फोर्स उसी के बराबर इधर फोर्स लग रहा है पूरी आर्म पर, ठीक। तो ये फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और एक सीधी रेखा में, ऐसे समझ लीजिए, एफ इधर लग रहा है तो एफ इधर, इसे बोलते हैं कोलिनियर फोर्स। तो इन कोलिनियर फोर्सेस की वजह से दे विल कैंसल आउट। तो हम यहां सिंपल सा लिख सकते हैं, समझ गए कि फोर्स ऑन क्यू आर, जो आर्म लिखिए क्यू आर, एंड पी एस विल बी इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर, so they will cancel out। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए इन दोनों पे लगने वाले फोर्स। अब इस आर्म की चर्चा करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे ही है, और ये आपका कैसा है, करंट का डायरेक्शन जो आपको दिख रहा है। तो यहां पर जो फोर्स आएगा इसके परपेंडिकुलर, वो इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड देखिए इधर है और करंट की डायरेक्शन आई आपको दिख रही थी इधर है। तो आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपने लगाया, तो इधर करंट नीचे और ये फोर्स ऊपर। अभी मैं इसको थोड़ा आपको, और ये क्योंकि 90 में है इसलिए आपको 3D सोचना पड़ेगा। यहां पर यहां की बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो सीधे ही लग रहा है, नॉर्थ से साउथ, करंट ऊपर जा रही है, आपने उंगली की, करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये फोर्स किधर लगेगा, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। तो यहां पर हमने इसको बना दिया, फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। बात समझ रहे हैं? देखिए ये कुछ ऐसा है, 3D सोचना पड़ेगा आपको। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। यहां पर ये कॉइल है और ये समझ लीजिए नॉर्थ टू साउथ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ये मान लीजिए, ऐसे इस समय
लूप रखा हुआ है। तो यहां पर जब फोर्स इस वाली लाइन को ले लेते हैं, करंट आपकी तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट आपकी तरफ, तो फोर्स कैसे लगा, इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। देख रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट आपकी तरफ, तो अंगूठा किधर जा रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऊपर की तरफ। और इधर की देखिए, करंट आ रही है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ऐसे घुमा देंगे तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो इधर फोर्स ऊपर, इधर फोर्स नीचे, दे आर नॉट कोलिनियर, इक्वल हैं, अपोजिट भी हैं, लेकिन कोलिनियर नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन नीचे है, एक लाइन में नहीं है। इस वजह से जब इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगते हैं और वो कोलिनियर नहीं होते, उनके बीच में एक डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, दे विल फॉर्म टॉर्क। तो इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेंगे, ये फोर्स ऊपर, ये फोर्स नीचे, ऐसे, और इस पर इक्वल अपोजिट फोर्स थे, तो वो नलीफाई हो चुके हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहां देखा। बात समझ में आई होगी आपके। अभी हम लोग कोर्स टॉर्क का भी कैलकुलेशन यहां कर देंगे। तो ये बात आप पकड़ पाए कि यहां पर जो फोर्सेस हैं, ये F और F, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं और दे विल फॉर्म टॉर्क। तो इस बात को भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, फोर्स ऑन PQ एंड SR are also equal and opposite, but they are not collinear, so they will generate, या फॉर्म जो भी है, they will generate torque ऑन द कॉयल। ये भी बात आप समझ गए होंगे, टॉर्क जनरेट होगा जो इसको घुमाने का प्रयास करेगा। तो ये जो फोर्स है, ऐसे ये पूरी चीज मैंने समझाई थी, ऐसे घूमने की कोशिश करेगी। अब हम इसमें टॉर्क का कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि जो टॉर्क बन रहा है, वो टॉर्क कितना बन रहा है, ये देख लेते हैं। तो टॉर्क में क्या होता है, जो फोर्स यहां लग रहा है, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको निकाल, क्योंकि 3D पिक्चर है, तो 3D पिक्चर में ये हम टॉप व्यू देखते हैं, यानी यहां खड़े होके हम देखेंगे, देख रहे हैं, समझ करिए ये एरिया, ये लाइन को। तो ये लाइन हमारी कैसे दिखेगी, वहां से टॉर्क निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं प्लॉट कर देता हूं। सपोज करिए ये आपका टॉप व्यू नजर आया। टॉप व्यू मतलब ये जो, इसको ऐसे देख रहे हैं, जैसे कि आपकी तरफ ये मान लीजिए कॉइल है, तो आप इस तरफ से देख रहे हैं, तो ये लाइनें तो दिखेगी केवल आपको, तो वो लाइन दिख रही है आपको ऐसे, ठीक। और यहां पर ये लाइन आपको दिख रही है आर्म, इस पे लगने वाला फोर्स ऐसे लगा दीजिए, जो कि परपेंडिकुलर नीचे लग रहा था। इस पे लगने वाला फोर्स एक तरीके से ऊपर लग रहा है, जो यहां पर देखा था 3D पिक्चर के तहत। और बीच में इसका यहां बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड था हॉरिजॉन्टल, और इसका M की बात करें, व्हाट इज M, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो कि अभी हम समझेंगे भी, M जो होता है NIA के बराबर होता है। तो ये मैग्नीट्यूड अभी लिख देते हैं, बाद में बात कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग M की डायरेक्शन लेंगे जो कॉइल के परपेंडिकुलर होती है। एग्जैक्टली इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे 10 मिनट बाद, तो वह उस तरफ ज्यादा पकड़ेंगे। तो आप ये ले लीजिए, M का डायरेक्शन किधर है, जिस डायरेक्शन में लूप का परपेंडिकुलर है, ठीक, वो बन गया आपका M। और ये कोई पॉइंट यहां पर, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, दिस इज A, यही डिस्टेंस है ये A, ये जो A लिखी थी। अब इसको मैं, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालता हूं, तो मैं ऐसे एक ट्रायंगल प्लॉट करता हूं। 3D में थोड़ा सोचना होगा। और ये एंगल आप ले लेते हैं, दिस इज थीटा, ये थीटा होगा एक्सेस से, तो ये भी आपका कितना बन रहा होगा, दैट इज थीटा। अगर ये थीटा है, ये आपका ए है, तो ये कितना हो गया, ए साइन थीटा, ये ना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज ए साइन थीटा। तो जब आप इसको टॉर्क निकालेंगे, तो टॉर्क निकालते वक्त क्या करते हैं, फोर्स
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और भी बात लिख सकते हैं लेकिन इतना आप जानते हैं। फोर्स कितना रहा, आई एल बी, तो यहां पर लिख सकते हैं आई और एल की जगह बी ले लेंगे, ये लेंथ है ना, तो आई स्मॉल बी इंटू बी। और साइन थीटा का, तो थीटा यहां पर 90 आ गया है इसके लिए, क्योंकि ये जो आर्म है ये इसके बी के परपेंडिकुलर है। भाई इस तरह से हमारी वायर की आर्म थी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, ये तो हमेशा ही 90 डिग्री एंगल बनाएगा भाई इससे। ये कहीं भी ऐसे घुमा दो, दिस एंगल इज 93 में सोचिए। तो इसलिए जो साइन थीटा आता है वो ये थीटा ये नहीं है, वो थीटा जो मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड से उसका वैल्यू, तो वो थीटा यहां पर 9 आ जाएगा। मैं यहां पे साइन 90 लिख देता हूं, जो बात हम लोगों ने की है, दिस इज साइन 90 डिग्री। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए साइन थीटा, तो ये रहा ए साइन थीटा। तो ये वैल्यू कितनी बन गई बेटा, ये बन गई आई बी और बी इंटू ए साइन थीटा। अब ये ए बी क्या है, एरिया ऑफ द कॉयल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई बी ए साइन थीटा। आप देख पाए होंगे। और यहां पर अगर इस वाले कॉयल में एन टर्न्स हैं, एन चक्कर लगा रखे हैं इसने, तो टॉर्क एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये तो सिंगल लूप की वजह से है। अब इफ देयर आर एन टर्न्स, इफ देयर आर एन टर्न्स इन द लूप या रेक्टेंगुलर कॉयल, तो उस समय ये टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, टाउ इज इक्वल टू एन से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन आई बी ए साइन थीटा। ये वैल्यू देखिए आ गई। अब इसको जैसा मैंने बताया, क्योंकि यही बताना जरूरी है, बाकी इसके बारे में थोड़ी अधिक जानकारी इसी वीडियो में 4 कदम आगे हमको मिलेगी। अब यहां पर हम ये जानते हैं कि m की वैल्यू एन आई ए के बराबर होती है, तो हम यहां पर टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं, जहां पर जो m की वैल्यू है वो वेयर या m इज इक्वल टू एन आई ए। तो इसको भी ध्यान रखिए, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। m क्या होता है, मैग्नेटिक, आगे समझेंगे भी इसी लेक्चर में, डायपोल मोमेंट। कॉइल के लिए Ni के बराबर इसकी वैल्यू होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। तो अब इसी को अगर आप वेक्टोरली लिखना चाहें तो टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया कि जब भी हमारा कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, m क्रॉस b या एम बी साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये बात ये पूरी थी, जो एक डेरिवेशन सा मैंने कर दिया है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण था समझना इसको। तो यहां 2-3 बातें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये जो आर्म थी, इस आर्म पर इक्वल अपोजिट एंड कोलिनियर फोर्सेस लगे हैं, इस वजह से ये दोनों नलिफाई हो गए। इन दोनों आर्म पर इक्वल अपोजिट फोर्स हैं लेकिन कोलिनियर नहीं है, दे आर पैरेलल फोर्सेस। ऐसे बोल सकते हैं कि कहा गया, फोर्स ऑन पी क्यू एंड एस आर आर ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट बट दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर पैरेलल, बेसिकली दे आर पैरेलल। तो दोनों पैरेलल थे, एक अंदर की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ऐसे आ रहा था और इन दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। तो आप ये जानकारी ले पाए कि कैसे ही बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये डेरिवेशन आप नोट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये नोट कर लें आप, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आपने। और इसको थोड़ा सा यहां तक लाके रोक देता हूं।
तो जिससे जो बच्चे नोट करने वाले हों अच्छे से नोट कर सकते हैं। और यही स्लाइड में, पहली स्लाइड में देखिए यही बात लिखी थी, टाउ इजकल टू NIBA साइन थीटा और टाउ इजकल टू M क्रॉस B। और ये थोड़े डायग्राम थे जो मैंने यहां लिखकर बनाकर आपको समझा दिए। इसके स्पेशल केसेस ले लेते हैं जो यहां पर आपको लिखे दिखेंगे कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, क्योंकि हमने देखिए फॉर्मूला क्या देखा है, टाउ इज इक्वल टू NIBA साइन थीटा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो उस समय टॉर्क विल बी 0, क्योंकि हमारा साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो थीटा होता है ये किसके बीच के एंगल है, M और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो एरिया जो वेक्टर है उससे समझ लीजिए आप, एरिया जो वेक्टर है उसके और बी के बीच का एंगल। तो यहां पर क्या है, द टॉर्क इज मिनिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो हमारा लूप कैसा होना चाहिए, ऐसे खड़ा, तभी उसका जो एरिया वेक्टर है वो इस बी से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, ऐसे खड़ा हुआ ऐसे चाहिए, ऐसे एक लूप बनेगा ऐसे, जो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, या आप इसी डायरेक्शन में हम M भी लेते हैं तो ये M का हिसाब बन जाएगा, एंगल बिटवीन M एंड B विल बी 0। तो इस समय मिनिमम टॉर्क है, टॉर्क इज 0 मिनिमम। और ऐसे ही मैक्सिमम की बात करेंगे तो क्या होगा, तो मैक्सिमम के लिए इसको NIBA साइन थीटा की जगह 90 डिग्री लेना चाहिए आपको। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, NIBA 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड इधर हो तो जो लूप है वो लूप फ्लैट, यानी उसका एरिया वेक्टर या M अभी देखेंगे वो इस तरीके से जा रहा हो तो इनके बीच में कितना एंगल बन जाएगा, 90। तो उस समय आपको सबसे ज्यादा टॉर्क महसूस होगा। तो ये बात समझने वाली थी जो हम लोगों ने समझ ली। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो लगा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल, देखिए मैक्सिमम टॉर्क बोला है ना, तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होती है टाउ मैक्स इज इक्वल टू NIBA, ये मैक्सिमम टॉर्क है ऑन ए कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया। इसका एरिया दे रखा है 0.04 मीटर स्क्वायर इज टॉर्क की वैल्यू है। टॉर्क कितना है, टाउ मैक्स मतलब वो है 4 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन मीटर। व्हेन द करंट इन इट इज दिस वन, का आई की वैल्यू भी दे रखी है 100 माइक्रो एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इन विच इट इज केप्ट। इसी फॉर्मूले में A टाउ आई दे रखा है, N की वैल्यू 1 ले लेंगे हम लोग यहां पर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, यानी B निकालना हुआ तो टाउ मैक्सिमम अपॉन NIA लिखा जा सकता है। टाउ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई, 4 इंटू 10 की पावर -8, N है 1, I है 100 इंटू 10 की पावर -6, और उसके बाद एरिया है जो कि है 0.04। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे एक छोटे मोटे सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में टपक पड़ते हैं जो आप बड़े सुंदर तरीके से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो आप मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगली बात, ये है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। ये जो करंट लूप होता है एज ए मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, इसकी बात भी मैं अभी बताता हूं। और अगर वो करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है और वो वेक्टर क्वांटिटी तो किस डायरेक्शन में होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे।
तो पहले हम देख लेते हैं कि जो करंट कैरिंग लूप है, करंट लूप, वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह कैसे एक्ट कर रहा है। तो एक स्लाइड में ऐड करता हूं और यहां थोड़ी सी चर्चा को आगे ले जाते हैं। हम जानते हैं कि जो करंट लूप होता है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, इसके इसकी वैल्यू एक्सेस पे देखें, इसकी रेडियस ए ले लीजिए और किसी आर डिस्टेंस पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, जो हमने निकाला था फॉर्मूला, तो इसको लिखते थे आप B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³ ये फॉर्मूला होता था करंट कैरिंग लूप का, उसकी एक्सेस पर, जो कि उससे r डिस्टेंस दूर है, किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड। और अभी इस दिशा में तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ये इस तरह है तो मैग्नेटिक फील्ड तो अवे होता था। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। इसी को थोड़ा सा चेंज अगर हम करें, एरिया के टर्म में लाने की कोशिश करें, तो उसको लिख सकते हैं म्यू नॉट और 2 को नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें नीचे, और ऊपर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें। तो B की वैल्यू कितनी बन गई, ये देखिए पाई ए स्क्वायर होता है एरिया, तो इसको लिख सकते हो म्यू नॉट 2i इंटू एरिया अपॉन, ये हो गया आपका 4 पाई r³। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए का मतलब क्या है यहां पर, एरिया ऑफ लूप, जो कि पाई ए स्क्वायर के बराबर है। तो ये तो आपने देखा कि करंट कैरिंग लूप है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब दूसरी बात देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल था, क्योंकि इससे हम डायपोल से तुलना कर रहे हैं, तो अगर हम डायपोल पकड़ें, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल और ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या बनता था, इसकी बात याद करें तो हम देखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। ये आपको याद होगा, इस तरीके से डायपोल था, उसकी एक्सियल पोजीशन पॉइंट P पर हम देख लेते थे कि इसकी कहानी क्या है, -q + q याद होगा आपको शायद, ऐसे करते हुए। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में समानता क्या आ रही है, समानता ये आ रही है कि B इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r³, जो आप देख पा रहे हैं, और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 1/r³। तो दोनों में पहली समानता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग लूप जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और इलेक्ट्रिक डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, दोनों की डिपेंडेंसी 1/r³ पर है। और जब इसको प्रैक्टिकली देखा गया एक्सपेरिमेंट द्वारा, तो ये देखा गया कि इसका डायरेक्शन भी वैसा ही है, और केवल एक्सिस पे नहीं, कहीं भी हम बात करने लगे हैं अब। ये तो अभी एक्सिस के लिए फॉर्मूला लिखा था, इसके अलावा एनीवेयर, एनी पॉइंट, तो वहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड का असर और डायरेक्शन निकल रही थी, वो कुछ डायपोल से रिसेंबल कर रही थी, यानी वैसी ही थी जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाती है, ऐसा समझ लें आप। तो उस बात को सोचते हुए दोनों को एक जैसा समझा गया कि जो करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करेगा। तो इन बातों पे जो समानताएं हमको दिख रही हैं, वैसे हमने क्या पकड़ लिया अब, कि करंट कैरिंग लूप act as a magnetic dipole, इन समानता के बेसिस पर अगर हम इनको अब कंपेयर करें और P जानने की कोशिश करें कि भाई इसका होता था डायपोल मोमेंट कह लीजिए P, वो कितना था P, तो यहां का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो जब हमने कंपैरिजन किया तो यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर हम इसको M कह दें तो I इंटू A बराबर P जैसा, तो हम यहां पर मैग्नेटिक डायपोल बोले और उसको हमने कह दिया क्या, हियर
On comparing, we can write M is equal to I into A. What is M? Magnetic dipole मोमेंट. और अगर इस लूप में n चक्कर हैं तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई m इज इक्वल टू एन आई ए. या यही बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो इसका डायरेक्शन कैसे पकड़ा गया, हम लोगों ने लिखा जो इसके एरिया का डायरेक्शन आ गया I इंटू ए. ये देखिए एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो I इंटू एरिया वेक्टर. इसी में अगर n टर्न्स हो जाते हैं लूप में तो ये m की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आई ए. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसा आप देख पाए होंगे, और इस तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को लिखा जाता है. अब यहां पर पहली स्लाइड निकालते हैं और आपको यह बताते हैं कि डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालेंगे. बात समझ में आई होगी कि जो करंट कैरिंग लूप होता है वो वैसा ही बिहेव करता है जैसे मैग्नेटिक डायपोल हो. एक तरफ उसका नॉर्थ बनता है, एक तरफ उसका साउथ बनता है करंट कैरिंग लूप का. तो वो दो डायपोल एग्जिस्ट कर जाते हैं, मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है. और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता कितना है तो उसकी वैल्यू ये होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी ये सिंबल में लिखा ही हुआ है तो आप समझ पा रहे होंगे. एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में n होता है. अब इस स्लाइड पे आते हैं, यहां सीखने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये एक करंट कैरिंग लूप है, ये इसका एरिया एक रफ फोटो अच्छी बनाने की कोशिश की लेकिन रफी है, तो उस बात को देखें. और इसमें जो करंट है, करंट का डायरेक्शन ऐसे पकड़ें लूप में, तो हम क्या कहते हैं कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर निकालना है तो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं. पाम को करंट की डायरेक्शन में, पाम को करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड पाम को करंट की डायरेक्शन में मोड़ते हैं, फिंगर्स को कर्ल करते हैं. जिस डायरेक्शन में अंगूठा आता है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो यही बात यहां पे लिखी है. देखिए इसको m इक्वल टू आई ए लिखते हैं, और या आई ए इंटू एन कैप. एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकालने, किस सेंस में है, राइट हैंड लीजिए और अपने फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कीजिए. जिधर अंगूठा जा रहा है दिस इज एन कैप, और वो डायरेक्शन एन कैप हो जाएगी. बाकी ये बातें मैंने आपको समझाई. तो यही राइट हैंड थंब रूल लगाया है जो यहां लिखा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे. तो इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड in the direction of the current of the loop, then the extended thumb gives the direction of the magnetic moment associated with the loop. तो ये बात आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है. तो मैग्नीट्यूड हो गया साहब m इज इक्वल टू एन आई ए, और डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसको एन आई ए वेक्टर, या आप एन आई ए मैग्नीट्यूड लिखिए और एक नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर से दिशा दे दीजिए. और एन कैप कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल, या राइट हैंड थंब रूल का एग्जांपल दे रहे हैं. तो मेरे ख्याल से ये बात आप नोट कर सकते हैं. और इसके बाजू वाली भी जो मैंने बताई कि किस तरीके से बात सोची गई और यहां बनाई गई है, ये मैं ऊपर से दिखा देता हूं कि आखिर जो करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह कैसे एक्ट कर पा रहा है. ठीक है, तो ये नोट कर पाए होंगे आप. और ऊपर ले जाते हैं थोड़ा तो ये पूरी बात आप नोट कर सकते हैं. चलिए इसके आगे एक कदम चलते हैं. और यहां देखिए ये इसकी यूनिट लिखी हुई है, और SI यूनिट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट. ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर. आप जान ही रहे थे m लिखा था तो एन आई ए लिखे थे, तो ये देखिए एम्पियर एरिया का मीटर स्क्वायर. तो इसी को डिफाइन किया गया है. इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ वन टर्न. एक ही टर्न हो यानी n की वैल्यू 1 हो, लूप ऑफ एरिया 1 स्क्वायर मीटर,
यानी यहां पर एन की वैल्यू 1 कर दी, एरिया भी आपने 1 कर दिया, व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। उसी को डिफाइन किया कि मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है कि सिंगल लूप हो, 1 टर्न लूप हो, उसमें करंट 1 एम्पियर जा रही हो और साथ में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हो जाता है, वही एक मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे, वही मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा। तो ये बात इसकी डेफिनेशन के तौर पे, मेरे ख्याल से अब इसके बाद शायद न्यूमेरिकल है, वो भी लगाने का प्रयास कर लेते हैं, पूरी बात खत्म हो जाएगी। तो ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए 10 टर्न सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। द कॉइल लाइज इन एक्स वाई प्लेन, कॉइल एक्स वाई प्लेन में है। What is the magnitude of and direction of the magnetic dipole moment associated with it? तो मैग्नीट्यूड जब निकालना होता है तो बहुत आसानी से आप इसको क्या लिख सकते हैं, एन आई ए, क्योंकि यहां रेडियस दे रखा है तो एन आई लिखिए और इसको पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। वैल्यू 10 चक्कर लगाए थे इसने, 5 एम्पियर की करंट थी, पाई की जगह 22/7, रेडियस थी 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.77 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो इसका साफ रहा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन समझाने के लिए मैं एक फिगर बना देता हूं एक्स वाई जेड का। अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है एक्सेस, तो बोल रहा है कि जो कॉइल है वो एक्स वाई प्लेन में है, इस तरफ कॉइल है, इस प्लेन में है, तो यहां इस प्लेन में ऐसे कॉइल है, तो आप जान रहे हैं इस प्लेन में होगा, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में, दिस इज दी जेड डायरेक्शन। यहां पर देखिए पीछे भी हो सकता है परपेंडिकुलर, अगर आप करंट क्लॉकवाइज पकड़ के चल रहे हैं आई, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव जेड एक्सेस में, और अगर करंट उल्टी मान लेंगे तो निगेटिव जेड एक्सेस पे होगा। बात समझ पा रहे, दोनों हो सकता है, करंट की डायरेक्शन नहीं लिखी है, तो हम केवल क्या लिख देंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अलोंग, केवल हम लिख देंगे जेड एक्सेस, पॉजिटिव निगेटिव जो भी सेंस होगा वो हो जाएगा। अगर इस तरह से करंट है तो इधर, और विपरीत दिशा में है तो माइनस जेड एक्सेस की तरफ होगा अलोंग जेड एक्सेस। तो इसको भी नोट कर सकते हैं, फिर अगला सवाल लेते हैं, तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल और बनाते हैं। अगली बात, एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम revolves around the nucleus in a orbit of radius 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये न्यूक्लियस है और यहां पर इलेक्ट्रॉन साहब बहुत तेजी से चक्कर लगा रहे हैं। कैलकुलेट, इसका रेडियस दिया हुआ है, दिस इज आर। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट, एम बताना है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की वो 10 की पावर 10 मेगाहर्ट्ज है, इतने चक्कर लगा लेता है वो 10 की पावर 10 मेगाहर्ट्ज इन 1 सेकेंड, बहुत तेज चक्कर लगा रहा है। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। हम मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं वो NIA, मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही निकालते हैं साहब। तो यहां पर टोटल करंट कितनी है, चक्कर जितना लगा रहा है, करंट की बात कर लेंगे जो है, तो आप देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, उस m की वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो यहां क्या लिखेंगे, n को तो 1 ही ले लीजिए, सीधे IA लिख देते हैं। और IA का मतलब क्या हो गया, I का मतलब क्या हो गया, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, और A हो गया पाई आर स्क्वायर। यहां पे ध्यान रखिएगा जो करंट की वैल्यू आएगी वो चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन पर और कितने चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड में।
जितने चक्कर लगा रहा है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी करंट बन जाएगी, 1 सेकंड में कितनी करंट जा रही है। अब यहां पर इसकी वैल्यू आगे लेके चलते हैं, तो m इज चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और रही फ्रीक्वेंसी तो 10⁻10 मेगा हर्ट्स है, तो आप लिखिए 10⁻10 इंटू 10⁻6। अब ये हर्ट्स में आया, और फिर पाई आर स्क्वायर, जगह कम है तो यहां लिख देते हैं 3.14 पाई की वैल्यू, और रेडियस थी 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10, और आर स्क्वायर है इसलिए आर स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 1.256 इंटू 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ध्यान बस यहां ये रखना है, ध्यान क्या रखना है, आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर एक चक्कर लगा रहा है तो उस चार्ज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज, और कितने चक्कर मार दिए इसने 1 सेकंड में, इतने चक्कर, तो चार्ज को उतने चक्कर से वही करंट हो गई। रेट क्या हो गया, एक समय में मारा गया 1 सेकंड में कितने चार्ज इंटू नंबर ऑफ चक्कर्स, तो वो ये वैल्यू करंट की बन जाएगी E इंटू न्यू। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप, जिससे हम अगला सवाल लगा पाए। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अभी एक एनसीईआरटी का भी बहुत अच्छा सवाल लगाएंगे हम लोग, एग्जाम्पल आपका जहां तक 4.11, तो अभी उससे पहले कुछ ऐसे सवाल जो समझने में आसानी दे। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन ए 100 टर्न rectangular coil of length 40 centimeter and breadth 20 centimeter carrying a current of 10 ampere, 10 एम्पियर की करंट है, when placed making an angle of 60 degree with a magnetic field of 3 टेस्ला। ध्यान रखिएगा, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये 60 डिग्री बना रहा है बी से। ये देखिए बी है, बहुत अच्छा डायग्राम तो शायद ना बन पाए, यहां पर अगर मैं बनाऊं तो दिस इज द कॉइल, ये कॉइल है जो इससे बना रहा है 60 डिग्री, तो इसका एरिया वेक्टर कितना बना रहा होगा। ये देखिए दिस इज 60 डिग्री, तो ये एंगल एरिया वेक्टर वाला जो हुआ वो बनाएगा कितना 30 डिग्री। तो ये ध्यान रखना, अगर 30 डिग्री नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा। 30 कैसे हुआ, क्योंकि पूरा एंगल ये कितना होता है 90 डिग्री, 60 माइनस 90 माइनस 60, तो थीटा वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री एरिया वेक्टर के लिए। बात आप ध्यान रखेंगे, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है। एन आई बी ए साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क की वैल्यू। एन था जहां तक 100 चक्कर थे, कहां गया 100 चक्कर। करंट कितनी थी 10 एम्पियर की, मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला, एरिया निकाल रहे हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, तो 20 इंटू 40 इंटू 20 कर दीजिए, और सेंटीमीटर में है तो 40 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2, ये आपका एरिया है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू एलबी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 10⁻⁻2, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 10⁻3 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई किया है, और यहां आ जाएगा 8, 2 0 2 से कट जाएंगे, 8 इंटू 10⁻⁻2, 8 तिरिक 24, और इंटू 10⁻1, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, 8 साइन रह गया है, साइन थीटा का मतलब था साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो ये भी हाफ यहां पर रहा, तो ये काट देगा, इसको आ जाएगा 12, तो आ गया 120 न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो साइन 30 को ना भूलिएगा, झटके में मैं व्हाइट कलर से इसको अंडरलाइन कर देता हूं, जैसे दिमाग से ये बात ना निकले। तो इंपॉर्टेंट बात यही थी कि ये जो कॉइल था और ये इसका एरिया वेक्टर था, इस तरीके से समझ के चलना। हटता हूं, इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल ले लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का है और हमें काफी मदद करेगा चीजों को बेहतर ढंग से समझने में। तो 2 एनसीईआरटी के सवाल हैं बेसिकली। तो पहला वाला देखते हैं जो हमारे सामने ये रहा,
लिखा है ए रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर हैविंग 2000 टर्न्स and carrying a current of 200 milliampere is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla directed along the positive x-axis. ठीक, क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस की तरफ. व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क द कॉइल कैन एक्सपीरियंस. मैक्सिमम का मतलब NIAB साइन थीटा 90 हो जाएगा. In which orientation does it experience the maximum torque? तो हम ये जानते हैं कि टॉर्क की जो वैल्यू हम निकालते आए हैं अभी m के टर्म में, उसको हम क्या लिख रहे थे, mb साइन थीटा मैग्नीट्यूड की बात करें तो. और टाउ मैक्सिमम कब करोगे आप, जब ये 90 हो जाए यानी mb आ जाए. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमको चाहिए m. तो पहले हम m निकाल लेते हैं. तो m के लिए हमें क्या चाहिए होता है, NIA. मैग्नीट्यूड की बात करें, n है 2000, करंट थी इसके अंदर 200 मिली एम्पियर, तो 0.2 एम्पियर हो गई. आगे क्या है, एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हो गई 0.08 इंटू 0.06 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.92 एम्पियर मीटर स्क्वायर. व्हाट इज m दिस वन. अब आप ये बात समझ पाए हैं, तो टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी m जो 1.92 है और b की वैल्यू थी 0.2 टेस्ला, शायद 0.2 टेस्ला, तो 0.2 और ये वैल्यू कितनी है 0.384 न्यूटन मीटर. और ये कब मैक्सिमम होगा, यहां लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम टॉर्क. यहां बात अगर लिखें तो आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमम टॉर्क m की जो वैल्यू है, m मस्ट बी परपेंडिकुलर टू b. तो ये मैक्सिमम टॉर्क कब मिलता है, जब m जो होता है उसका डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है. तभी तो हम ये साइन 91 कर पाएंगे कि m इधर है और b इधर है. तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा. तो ये पहले वाला जो पार्ट था उसको हम लोगों ने यहां पर कर लिया है. तो अब टॉर्क का डायरेक्शन है, तो टॉर्क का डायरेक्शन भी शायद पूछा है ना, डज इट एक्सपीरियंस द इन विच ओरिएंटेशन डज इट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क, ये तो हमने बता ही दिया. तो टॉर्क ऑन द कॉइल किधर होगा, यहां अगर लिखें तो does the torque on the coil is maximum whenever the x-axis lies in the plane of coil. तो ये मैक्सिमम होगा. यहां पर जो बातें लिखी हैं बाद में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए कैसा था, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड. तो आपका मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, यहां पे देखिए लिखा है कि कॉइल जो है, ये कॉइल रेक्टेंगुलर है कि कैसा था, ये तो दिमाग से एक सटक गया. रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो इसी प्लेन में हमको मिल जाए, यानी उसका जो एरिया वेक्टर है या जो m का फिगर है वो इसके परपेंडिकुलर चला जाए. इस तरह से अगर प्लेन रखा होगा कॉइल, तो ये हमेशा मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. m का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है. और कैसे पकड़ते हैं, राइट हैंड सेंस से, राइट हैंड थंब रूल जो मैंने आपको सिखाया है.
अब दूसरी बात करते हैं, फॉर विच ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इज द टॉर्क जीरो। तो टॉर्क जीरो कब होगा? व्हेन इज दिस इक्विलिब्रियम स्टेबल एंड व्हेन इट इज अनस्टेबल। तो जब m पैरेलल होगा उस समय जीरो होगा। तो यहां की बात अगर हम करें नंबर 2 कि टॉर्क जीरो कब होगा, हम ये जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला mb sin थीटा। तो व्हेन थीटा इज जीरो टॉर्क विल बी जीरो। इस कहानी के तहत क्या लिखेंगे? व्हेन m इज पैरेलल, m इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू b, तो b टॉर्क विल बी मिनिमम, टॉर्क विल बी मिनिमम। तो यहां इस कंडीशन में क्या है कि व्हेन इट लाइज इन द YZ प्लेन। आपने देखा कि जब हमारा जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो आपका क्या होना चाहिए? m की वैल्यू b के पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो यहां पर देखें तो b की वैल्यू के लिए YZ प्लेन में ऐसे आप खड़ा कर दीजिए कॉइल, तो इसका m और b एक ही डायरेक्शन में है। तो m इधर होगा तो भी, और अगर करंट उल्टी है तो m इधर, तो m या तो इधर हो या इधर हो। ये कुछ बातें यहां लग गई हैं तो इसको मैं हटाने की कोशिश करता हूं, बात समझ पाए होंगे। तो ऐसे m है तो या तो m आएगा इधर करंट के सेंस में या m इधर, दोनों ही दिशा में b जीरो हो जाएगा। तो या तो थीटा जीरो हो या हमारा थीटा 180 डिग्री हो, दोनों ही केस में हमारा टॉर्क मिल जाएगा जीरो। तो अब ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा जब m इज पैरेलल टू b होगा। तो देखिए यहां पर जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है व्हेन m इज पैरेलल टू b, और अनस्टेबल कब मिलेगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन m इज एंटी पैरेलल टू b। समझे ना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब m हमारा ऐसे रखा हो और m की वैल्यू और b की वैल्यू पैरेलल हो, तो उस समय टॉर्क आप लगाएंगे भी तो वापस वहीं आ जाएगा वो, ये स्टेबिलिटी इसकी बनेगी। और अनस्टेबल कब होगा? जब m एंटी पैरेलल हो, कि ये इस तरह आपने रखा है कॉइल, m इधर जा रहा है और b उधर जा रहा है, तो जैसे ही आप थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे ये घूम जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो ये घूम जाएगा। तो स्टेबिलिटी कब मिलेगी आपको? जब m इज पैरेलल टू b, जिससे वापस उसी कंडीशन में टॉर्क चला जाए। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? जब m इज एंटी पैरेलल टू b है। ये ध्यान रखिए, और आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए कॉइल के लिए तो m और b एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो m और b अपोजिट डायरेक्शन में, थोड़ा सा भी हिला देंगे तो पता लगा पूरा पूरा कॉइल हिलना शुरू कर देगा, मूव कर जाएगा अनस्टेबल में। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं। फिर एक सवाल और एनसीईआरटी का है, अच्छा सवाल है, आपका एग्जाम्पल है जो समझना चाहिए, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये मैं यहां पर रोकता हूं जहां पर आप इसको नोट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट किया होगा। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, और जहां तक बात आई है इन बातों को नोट करके रख लीजिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। खैर आगे के अगला सवाल देखते हैं बेटा। तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा सा लगता है, लेकिन कुछ पार्ट इसके बहुत सरल हैं, और इसीलिए मैंने फैला के लिखा कि अगली स्लाइड पे इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं एक अगली स्लाइड भी जोड़ लेता हूं।
और फिर यहां देखकर अपने सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला लिखा है ए 100 टन्स क्लोजली वुड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो फील्ड क्या होगी सेंटर ऑफ द कॉइल, ये फॉर्मूला बड़े प्रेम से लगा सकते हैं। पहला हम जानते हैं कि फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, तो वो वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, टर्न उसके अंदर थे 100, आई है 3.2 एम्पियर, 2 लिखा और रेडियस थी 0.1 मीटर में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं 2 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। ये पहले वाले का आंसर आ गया। और डायरेक्शन इसका क्या मिलेगा, तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसमें करंट तो दी नहीं है। इज गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, उससे जो भी डायरेक्शन आवेगी उसको हम लोग पकड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो लिखा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट तो NIA, ये भी बहुत सरल है, तो इसको मैं यहां सेकंड पॉइंट लिखता हूं। और मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है M इज इक्वल टू NIA, हम और आप जान चुके हैं। NI लिखो, एरिया की जगह पाई R स्क्वायर लिख देते हैं, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। N था 100 टर्न्स, करंट है 3.2 एम्पियर, 3.14 पाई की वैल्यू, रेडियस थी 0.1 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ M अगेन इज गिवन बाई राइट हैंड रूल। एंड तो ये सेकंड वाला पार्ट भी हो जाता है। अगला देखते हैं कि अगला पार्ट क्या है। अगले में कुछ बातें लिखी है, उसको पढ़ते हैं पहले। द कॉइल इज प्लेस्ड इन ए वर्टिकल प्लेन। कॉइल हमारा वर्टिकल प्लेन में है। मैं इसको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा जिससे आप समझ पाए। ये देखिए इस तरह का कॉइल है, ये लटका है, ऐसे समझ लीजिए लटका हुआ है। आगे, एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सेस विच कोइंसाइड्स विथ इट्स डायमीटर। मतलब ये जो कहानी है, जैसे लटका हुआ होगा, तो यहां पर इसकी ये डायमीटर के अलोंग ये ऐसे घूम सकता है। आप समझ पाए, ये डायमीटर ऐसे हो गया, ये डायमीटर के अलोंग ऐसे रोटेट करने के लिए इसको छूट है। A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that, ये एक मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, 2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, सच दैट इनिशियली द एक्सेस ऑफ द कॉइल, शुरू में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो ऐसे था, घूम सकता था, वो मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सेस के दौरान ऐसी है। शुरुआती मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल 90। उसके बाद ये कॉइल जो था वो ऐसे घूम गया। अब उस समय अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अब निकालना क्या है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क्स ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो निकाल लेते हैं। देखिए शुरू में क्या घटना घटी है, नंबर इसी का तीसरा पार्ट था या क्या था, वो तीसरा ही है मेरे ख्याल से, तो इसको तीसरा पकड़ते हैं। शुरुआत में क्या हुआ है बेटा, आपको बताया था कि कॉइल ऐसे थी, ऐसे सोच लीजिए तो ऐसे है, आपकी तरफ दिखाई तो ऐसे थी। तो कॉइल ये देखिए ऐसे बना रहा हूं खड़ी, और ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेस है जहां से घूमने को ये तैयार थी।
और जो बी था इसका बी, वो बी इसके एक्सेस के अलोंग है शुरू में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। आप समझ गए? तो ये इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी तो इसी डायरेक्शन में इनिशियली है, या एम का डायरेक्शन, क्योंकि एम या एरिया वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होता है, तो एम का डायरेक्शन इसके एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो इस डायरेक्शन में और इसके डायरेक्शन में घूम सकता है, घूमेगा तो इस समय इनिशियल लेवल पर, इनिशियल टॉर्क जो होगा, वो इनिशियल टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी, और बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 हियर। समझ पाए ना? एरिया या एम में और बी में कितना एंगल है, 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी एक्सेस के अलोंग है। एक्सेस मतलब ये जो है इसकी एक्सेस ऐसे होती है, ये आप वाली एक्सेस, ये ठीक। तो ये टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 0 डिग्री लगा दिया और ये वैल्यू आ जाएगी 0। दूसरे में 90 डिग्री घूम जाता है, तो फाइनल टॉर्क क्या रहा, तो फाइनल टॉर्क समझे, ये जो कॉइल है ये ऐसे लेट गई है, 90 डिग्री घूम गई है। अब इसका जो एम है वो एम इधर है और बी किधर है, इधर है, जो पहले थिया, वो बी का डायरेक्शन नहीं बदला है। तो इसके बीच में अब थीटा कितना डिग्री है बेटा, 90 डिग्री। तो टाउ निकालोगे तो अब क्या लिखोगे, एम बी साइन 90, यानी वैल्यू हो गई m इंटू बी, और हम लोगों ने m निकाला था शायद 10 आया था, और मैग्नेटिक फील्ड 2 दे रखा है, तो ये आ गया 20 नैनोमीटर। तो ये तीसरा पार्ट भी साफ हो गया। आप समझे ना? ये जो कॉइल थी आपको दिखाया था, ये घूम के ऐसे हो गई है, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर चला गया है और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन में बना हुआ है। तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बना और काम सेट हो गया। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मामला है और हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या है। तो आइए, ये तीसरा पार्ट भी हो जाता है। लिखा व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड याद करो ओमेगा होता था, एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री जब ये घूमा है तो इसका एंगुलर स्पीड क्या हुआ है, एम आई ऑफ द कॉइल इज, यानी आई की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई की वैल्यू कितनी है, 0.1 kg मीटर स्क्वायर। तो इसको देखिए करते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से, एक स्लाइड और ऐड करते हैं। भाई स्लाइड, ये ऐसी कॉइल थी, अब वो घूम के ऐसे हो गई, तो जब वो घूमी है 90 डिग्री तो उस समय कितनी एंगुलर स्पीड है, क्योंकि तेजी से घूमी है ना ऐसे, तो इस क्षण कितनी W है, ओमेगा है मतलब, वो निकालने हम जाएंगे। तो न्यूटन का लॉ लगा देते हैं, जैसे हम जानते हैं, नंबर 4 बाय न्यूटन्स लॉ। ये रोटेशनल मोशन वाला मामला करेंगे। न्यूटन्स सेकेंड लॉ यूज कर लें, जैसे F इज इक्वल टू ma यूज करते थे, उसी तरह से हम लिखते हैं रोटेशन मोशन में टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। आपने रोटेशन पढ़ा होगा लीनियर वाला, F इज इक्वल टू ma के तर्ज पर ही ये याद, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है घुमाने के लिए, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, और ए की जगह ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये पहचान पा रहे होंगे, ये है टॉर्क, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आप जानते हैं, बस मैं याद दिला रहा हूं। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, ये होता है अल्फा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, जैसे ए बराबर होता है डीवी अपॉन डी टी, है ना। तो ये एंगुलर है, तो एंगुलर स्पीड अपॉन टी, तो अल्फा की वैल्यू ये होती। तो इस फॉर्मूले के तहत, अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं लिख लूंगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा की जगह मैं लिख लूंगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा डब्ल्यू जो भी बोलो। अब यहां पर देखिए इस पूरे काम में ना टाइम कहीं नहीं आया है,
टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो अगर हम टाइम को यहां रखेंगे तो हम इसकी वैल्यू कहीं से हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में टाइम नहीं है, ये है कि कितना एंगल घूमा है। इस टाइम को हम भगाना चाहते हैं, तो भगाने का क्या कहानी है, आप चैन रूल जो छोटा सा इस्तेमाल करते हैं, आपने क्या किया, इसको डी ओमेगा या डी डब्ल्यू इंटू डी थीटा और इसको डी थीटा अपॉन डी टी लिख लिया। इससे फायदा क्या होगा, चैन रूल लगाया। व्हाट इज दिस, दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस का चैन रूल है। उससे फायदा क्या होगा, ये क्वांटिटी हमारी जानी पहचानी है, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, यही तो एंगुलर स्पीड होती है। जैसे v होता है dx अपॉन dt, वैसे ही आपका ओमेगा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब इसको हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, देखिए टाउ इज इक्वल टू आई डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा इंटू ओमेगा। अब यहां t भाग चुका है, हमारे लिए काम आसान हो चुका है। अब इसको इंटीग्रेशन की तरफ ले जाने के हम लोग चक्कर में हैं, तो क्या वैल्यू लिख देते हैं, टॉर्क के साथ आप थीटा लगा लीजिए, टॉर्क इंटू डी थीटा, और यहां आई डब्ल्यू या ओमेगा इंटू, ये एक एक्सप्रेशन बना। इसको प्रॉपर कहानी सेट कर देंगे, तो इसको मैं यहां लेके आता हूं, इधर जगह है। टॉर्क की वैल्यू हम पढ़े हैं, क्या लिखते हैं, एम बी साइन थीटा। टॉर्क हम पहचानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो टॉर्क इंटू डी थीटा इज इक्वल टू आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा। इसकी जगह आ गया एम बी साइन थीटा डी थीटा, और आई ओमेगा ये चल ही रहा है, तो इसको आई ओमेगा डी ओमेगा। बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं अब, क्योंकि जैसे जैसे एम बी साइन थीटा टॉर्क होता है ना, जैसे जैसे वो जाएगा आगे टॉर्क बदलेगा, हर जगह सेम नहीं है, तो हम इसको सीधे नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पर थीटा पहले शुरू में कितना था, थीटा मान लीजिए शुरू में मान क्या लें 0 ही डिग्री था, और बाद में थीटा हो गया पाई बाई 2। शुरुआत में जो एंगुलर स्पीड थी वो 0 थी, रेस्ट से स्टार्ट किया है, और बाद में इसकी एंगुलर स्पीड हो गई ओमेगा। बहुत बढ़िया। यहां कांस्टेंट चीजें क्या हैं, तो एम बी कांस्टेंट है, ये तो बदल नहीं रहा है, तो 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। यहां पे क्या क्या कांस्टेंट है, तो यहां पर आई कांस्टेंट है, ओमेगा तो बदलता रहेगा जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा, ओमेगा डी डब्ल्यू। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई बाई 2 आई, और ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर आप वैल्यू लिख दीजिए 0 से ओमेगा। माइनस को बाहर ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं माइनस एम बी कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। यहां आई पहले ओमेगा रखेंगे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। बहुत ही आसानी से ये बातें सीख सकते हैं। अब ये कॉस पाई बाई 2 तो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, माइनस 1 मिलके 1 हो गया, यानी ये एम बी हो गया। समझ पाए होंगे, ये तो 0 ही हो गया, तो ये वैल्यू बची आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। ये एक्सप्रेशन मिला, हमको चाहिए था ओमेगा, तो यहां से ओमेगा अगर पकड़ें तो क्या लिख सकते हैं, 2mb अपॉन आई का अंडर रूट। ये देखो ना कितने आसानी से आ गया, वैल्यू रख दीजिए, खेल खत्म हो गया है इसका। 2 लिखते हैं, m हम लोग निकाले थे शायद 10 आया था पीछे, ये तो मैग्नेटिक मोमेंट तो चेंज नहीं होगा, दैट इज 10, और b की वैल्यू जो थी वो थी 2 टेस्ला। आई दे रखा था 0.1, क्वेश्चन में देखिए आई था 0.1, तो ये आप यहां पर वैल्यू रख दें और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। कुछ रह नहीं गया, सब फिजिक्स लग चुकी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लें, पॉइंट हटाएं, 0 बढ़ाएं, 20 इंटू 2 40 इंटू 10 400, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 20 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से सवाल होगा, ये अच्छा सवाल था, तो मैंने कहा जब हम लोग कर ही रहे हैं तो अच्छी तरह करें। तो आप इसको देख लीजिए, पूरी बात आपके
दिमाग में आ जानी चाहिए। तो पीछे वाले से दिखा देते हैं, वो भी नोट कर लो आप, जो बच्चे नोट करना। ये देखिए सवाल 3 पार्ट यहां पर हैं जो आप नोट कर पाए होंगे, नोट कर लिया होगा उम्मीद कर रहे हैं। और इसके बाद जो अगला पार्ट था वो आप ये नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना होगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। कैसे किया गया है ये आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए पूरी बात आपके सामने आ गई, इस तरह नोट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही टॉप क्वालिटी कंटेंट्स के लिए, जबरदस्त कंटेंट के लिए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।